सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रिसर्च सिनॉप्सिस को कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या उसकी महत्वताएं हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। सबसे पहली बात कि एग्जैक्टली सिनॉप्सिस का शब्द का अर्थ क्या है, सिनॉप्सिस एक्चुअली है क्या, ताकि जितने भी छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सिनॉप्सिस तैयार करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है और चीज क्या है। तो सिनॉप्सिस एक्चुअल में किसी भी एक्टिविटी गतिविधि जो आप परफॉर्म करने वाले हैं उसका एक संक्षिप्त सार की रूपरेखा है, समरी है, जो कि हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पिक्चर का ट्रेलर होता है। शोध यानी कि रिसर्च कार्य किसी भी स्तर पर हो सकता है। वो मानव जाति के कल्याण के लिए हो सकता है, सोसाइटी के लिए हो सकता है, या फिर अपने पाठ्यक्रम की डिग्री को पूरा करने के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले जो पर्पस है कि क्यों सिनॉप्सिस बनाई जाती है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, तो दोस्तों ये इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्रोटोकॉल ऑफ सिनॉप्सिस किसी भी अथॉरिटी को दी जाती है। अब वो अथॉरिटी कोई भी राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला हो सकती है, कोई शिक्षण संस्थान हो सकता है, कोई उद्योग हो सकता है, या फिर कोई कार्यालय हो सकता है। ये इसलिए दी जाती है सबसे पहले इथिकल क्लियरेंस के लिए। मतलब ये कि पूरे नैतिक तरीके से रिसर्च शोध कार्य को किया जाएगा मानव जाति कल्याण के लिए। बहुत सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज में डिग्री और डॉक्टरेट को एक्वायर करने के लिए भी एक प्रपोजल दिया जाता है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वहां पर सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बताते हैं कि आप कितने पोटेंशियल पीएचडी के छात्र बनेंगे। पीयर रिव्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि पीयर रिव्यू से ये एक आइडिया पता चलता है कि शोध कार्य जो किया जाने वाला है उसमें कितना पोटेंशियल है और कितने उसके फ्रूटफुल आउटकम रहेंगे। और अंत में कुछ ऐसे बॉडीज जो कि शोध स्तरीय हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैंने भारत में मौजूद नेशनल लेबोरेटरीज के एग्जांपल ली हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैको, इसके अलावा डीजीएचएस, एमएचआरडी, डीबीटी, ये सभी एक्चुअल में डिपार्टमेंट्स हैं। वहां से अगर आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, सपोज जो आपके प्रपोजल में है, आपके माइंड में एक है कि आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो डेफिनेटली लगेगा, रसायनों के रूप में, उपकरणों के रूप में, ट्रैवलिंग के रूप में, या फिर आप किसी रिसर्च फेलो को अपने अंतर्गत रखते हैं तो उसको एक अमाउंट देने में, यानी पेमेंट देने के लिए। तो इन सब के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसका भी एक प्रपोजल देना पड़ता है, जो कि इस प्रपोजल की जो रूपरेखा है उसे सिनॉप्सिस कहते हैं। तो ये एक्चुअल में एक बड़े स्तर पर पर्पस हुआ सिनॉप्सिस का। अब यही पर्पस, यही उद्देश्य अगर यूजी और पीजी यानी कि आप मान लीजिए किसी भी स्ट्रीम के, अभी स्पेशली तो डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल पर आप फार्मेसी पाठ्यक्रम से संबंधित ही जानकारी है, लेकिन अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पर प्रोजेक्ट करने के पहले आपको सिनॉप्सिस जमा करनी पड़ती है। तो वहां पर एग्जैक्टली क्या पर्पस है। अब ये पर्पस अभी जो हमने पिछले पर्पस देखे, फाइनेंशियल असिस्टेंट, पीयर रिव्यू, इथिकल क्लियरेंस, उससे थोड़ा हटकर है। तो इसमें जो पर्पस है वो सबसे पहला है कि एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट वर्क एक ऐसा कार्य होता है जिसमें बहुत सारी चीजों की खपत होती है। सबसे मुख्य चीज होती है समय। समय, पैसा, ऊर्जा, केमिकल्स, उपकरण, सब कुछ उसमें लगता है। तो किसी भी प्रकार की डेसिप्रेंसी ना हो, या फिर हम अच्छी तरह से उसे कर पाए, तो उसकी रूपरेखा अगर हम सिनॉप्सिस के रूप में तैयार कर लें तो काफी कुछ हमें पहले से आइडिया मिल जाता है। इसलिए शिक्षण संस्थान में प्रोजेक्ट के पहले सिनॉप्सिस बनाई जाती है। इसके बाद अवॉइडेंस ऑफ डेसिप्रेंसीज, डेफिनेटली कोई त्रुटि अगर होनी होगी तो हमें पहले से पता चल जाएगा। नंबर 3 इज एक्सप्लोरेशन ऑफ नोवेल्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेशन ऑफ नोवेल्टी का मतलब ये है कि देखिए शोध कार्य किसी भी रूप में हो सकता है। रिसर्च शब्द का मतलब ही होता है कि पहले से जो चीज ऑलरेडी जानी जा चुकी है और वजूद में है उसका पुनः प्रस्तुतिकरण। तो रिसर्च को करने से पहले आप जो करने जा रहे हैं वो नॉवेल कितना है, कितना यूनिक है, उसमें क्या खास बात है और क्या नयापन है, इसके आइडियाज भी हमें सिनॉप्सिस सबमिट के दौरान और चर्चा पर पता चलते हैं।
नंबर 4, विजुअलाइजिंग इश्यूज एंड प्रोबेबल सॉल्यूशंस। जब आप शोध कार्य एक मुख्य रूप में अपने टाइम पर करेंगे तो कौन सी समस्याएं आपको आएंगी, ये भी काफी हद तक हमें सिनॉप्सिस के माध्यम से पता चल सकता है। तो पर्पस बेसिकली ये रहे सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के मुख्य भाग की बात करें तो सबसे पहले होता है टाइटल यानी कि शीर्षक, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसपे सब कुछ काफी कुछ निर्भर करता है। आपका टाइटल इतना आई कैचिंग होना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडेबल, क्विक एंड प्रिसाइज होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगभग पूरा आइडिया मिल जाए आपकी प्रोजेक्ट के जो प्रपोजल है उसके बारे में। नंबर 2 है स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रेफरेंसेस एंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स। इन सबको एक एक करके हम अभी विस्तार में थोड़ा सा देखेंगे। टाइटल के ऊपर अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो टाइटल की कुछ मुख्य चीजें आपकी होनी चाहिए। मतलब जब आप सिनॉप्सिस का टाइटल लिखने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो टाइटल आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का ही रहेगा। तो उसमें कुछ ये खास बातें होना चाहिए। सबसे पहला, ब्रीफ होना चाहिए, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। 80% से ज्यादा आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के संबंध में वो डिटेल बयां कर दे, ऐसा टाइटल होना चाहिए। सेंसिटाइजेशन ऑफ द टाइटल शुड बी अवॉइडेड। सेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि आप ऐसी कोई चीज अपने टाइटल में डाल रहे हैं जो शायद आप शोध कार्य के दौरान नहीं कर पाएंगे या प्रायोगिक स्तर पर वो संभव नहीं है। ऐसी चीज अवॉइड करें। या फिर मतलब जैसे कहते हैं किसी प्रकार की फॉल्स प्रेजेंटेशन करना या फिर गलत चीज बोलना। फिर उसके बाद है टाइटल बहुत छोटा और बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट या स्टडी आप जो कर रहे हैं वो टाइटल में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम फार्मेसी की बात करें तो उसमें लेवल में अगर हम फार्मेसी स्तर में जो आपकी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके लिए आप अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइपोसोम इंक्लूडिंग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी या फिर कैरेक्टराइजेशन, इस तरह की हम टाइटल लिखते हैं तो ये सही है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में है, उसको आप मेंशन ना करें टाइटल में, तो टाइटल कैसा नहीं होना चाहिए? फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट लोडेड लाइपोसोम टू बी परफॉर्म्ड एट XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये गलत हो जाएगा। नंबर 5 पर है हाइपोथेसिस कैन बी इंक्लूडेड। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो भी चीजें आप मुख्य भाग है वो टाइटल में आप जरूर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बायलेयर टैबलेट बना रहे हैं या फिर आप कोई क्रीम बना रहे हैं, तो उस क्रीम के बनाने के दौरान, परफॉर्मेंस के दौरान कौन कौन से मुख्य आपके प्रोसीजर के पार्ट्स रहेंगे। जब सबसे पहले आपका ऐसा कोई केमिकल या कोई ड्रग जो बहुत यूनिक है तो वो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आपका कोई मेथड में काफी यूनिकनेस है तो वो आप उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई एक्सिपिएंट आप ऐसा नॉवल ले रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइटल को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक मैं टाइटल आपको बताता हूँ, ग्रेनुलेटेड कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेस्ड सेल्फ इमल्सिफाइंग टैबलेट द स्टेट ऑफ द आर्ट। अब यहाँ पर ड्रग नहीं इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ड्रग पुरानी थी इसलिए मेंशन नहीं किया, लेकिन ग्रेनुलेटेड कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक बहुत ही नॉवल एक्सिपिएंट है तो उसका इस्तेमाल करके सेल्फ माइक्रो इमल्सिफाइंग टैबलेट बनाई जाएंगी। तो इसमें कवर हो गया, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कुछ सैंपल टाइटल्स अगर हम देखें जिसमें हमें त्रुटि और करेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे स्टडी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये टाइटल एक्चुअल में बहुत छोटा है, तो ना ही ये प्रॉब्लम को स्टेट कर रहा है ना ही हाइपोथेसिस को स्टेट कर रहा है और इसमें कोई भी जानकारी उभर के नहीं आ रही कि शोध कार्य किया क्या जाएगा। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम की चीज सबको पता है, दुनिया को पता है आप क्या करने जा रहे हैं। बल्कि टॉपिक आपकी अगर आप प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस को इंक्लूड करें तो टाइटल ऐसा बनना चाहिए, स्टडी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन रिलेशन टू मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी एंड इंटरवेंशन इन अ रेफरल हॉस्पिटल। इससे काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके का एक आइडियल आपका टाइटल होना चाहिए। नंबर 2 भाग जो सिनॉप्सिस का है वह है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। मतलब ये कि देखिए, ये आप जानते हैं जब भी हम कोई शोध कार्य करने जाते हैं तो हम किसी समस्या का हल उसमें प्रस्तुत करते हैं।
ताकि लोगों को उसकी हेल्प हो सके और उसमें मानव जाति के कल्याण में कार्य हो सके। प्रॉब्लम, इस चीज के लिए उस प्रॉब्लम का विवरण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी आप करने जा रहे हैं, चाहे वो लेबोरेटरी बेस का हो, चाहे सर्वे का हो, चाहे कोई लिटरेचर से संबंधित कोई एक्टिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक समस्या का हल दर्शाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट से, जो कि मदद कर सकेगी ह्यूमंस की, सोसाइटी की। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिनॉप्सिस में दोस्तों। तो प्रॉब्लम क्या है उसको आपको प्रिसाइज मैनर में लिखना है। प्रॉब्लम जो भी हो वो वर्तमान में संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास की कोई प्रॉब्लम उठा के आप उसे उजागर कर रहे हैं तो वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। ब्रीफ अकाउंट ऑफ यूटिलिटी मस्ट बी एड्रेस होना चाहिए, मतलब कि इस प्रॉब्लम का निराकरण जो होगा वो निराकरण कितना कारगर होगा, कितना यूजफुल होगा, उसको आपको कुछ लाइन में लिखना है। उस वर्तमान में प्रॉब्लम की क्या स्टेटस है और क्या नेसेसिटी है आपके सॉल्यूशन की, ये आपको मेंशन करना है। तो कुल मिलाकर के 200 से 300 वर्ड में आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस को मेंशन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का एक बहुत ही अहम रोल होता है रिसर्च के प्रोजेक्ट में, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में, क्योंकि हमें सारी इंस्पिरेशन, आइडियाज, मोटिवेशन प्रीवियसली वर्कड रिसर्च से ही मिलते हैं, और उन चीजों को रिव्यू करना, पुनः एक बार रीडिंग करना, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। और ये हम एक्चुअल में ये गाइडिंग फोर्स होते हैं, ये पुराने रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, बुक चैप्टर्स और जो भी पेटेंट्स हैं जिनको हम देखते हैं, समझते हैं, जिनसे आइडिया लेते हैं और उसमें कुछ फिर हम नॉवल करने की कोशिश करते हैं। तो सिनॉप्सिस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर को मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कोई इन्वेंशन नहीं करी, मतलब कोई खोज नहीं करी, कोई डिस्कवरी नहीं करी, आपने जो ऑलरेडी सर्च चीजें उनको रिसर्च कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी सर्च है उनका उल्लेख इज कॉल्ड एज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके कुछ मुख्य हाइलाइट्स हैं वो कि सबसे पहले रीडर को काफी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है कि क्या प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस आपके टॉपिक से संबंधित क्या शोध कार्य हुए हैं ये आपको मिलता है, जिसका उल्लेख आप अपनी सिनॉप्सिस में करते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रीवियस किए गए शोध कार्यों में रिसर्चर्स को क्या प्रॉब्लम आई थी, वो उनकी जानकारी आपको पता चलती है ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। और इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो कि है, एक रिव्यूअर को मदद करता है ये जानने के लिए कि जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है, जो रिसर्चर है, उसे कितना ज्ञान है अपने टॉपिक के संबंधित, उसने कितना एक्सप्लोर किया, कितना रीडिंग किया, कितनी पढ़ाई करी। तो सिनॉप्सिस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर का उल्लेख बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट पार्ट इज द प्लान ऑफ वर्क, मतलब अब फाइनल वो सेगमेंट जो आप करने जाएंगे अपने रिसर्च में। और प्लान ऑफ वर्क में जो चीजें आपको मेंशन करनी है, स्टडी डिजाइन सबसे पहले, कि जो भी स्टडी होगी उसकी डिजाइन, मतलब कि आप अगर मान लीजिए कोई फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं, कोई हर्ब के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लेबोरेटरी में एंटर करने के बाद आपके क्या मेथड होंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी एक पूरी फ्रेमवर्क, क्या मटेरियल आपको कलेक्ट करना है, कौन सी ड्रग्स आपको कलेक्ट करनी है, कौन से उपकरण आपको लगेंगे, वो सब मेंशन करना है। स्टडी सेटिंग, सैम्पलिंग, वेरिएबल्स, कंट्रोल्स, जो मेथड्स आप यूज करेंगे, डेटा क्या कलेक्शन आपको लगेगा, एनालिसिस एंड एथिकल क्लियरेंस, मतलब ये कुल मिलाकर के एक काल्पनिक प्रस्तुतिकरण है लेबोरेटरी के अंदर आपके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाली एक्सरसाइजेस का। इसको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे कि अगर आपको कार चलाने का बहुत शौक है, तो सबसे पहले आप अपने मन ही मन कार चला लेते हैं कि कैसे स्टीयरिंग पे बैठेंगे, गियर चेंज करेंगे और कैसे एक्सीलेटर को ऑपरेट करेंगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में कार में उतरते हैं और फिर कार चलाते हैं। तो यहाँ पर पूरा एक दार्शनिक प्रस्तुतिकरण है, हाइपोथेटिकल प्रस्तुतिकरण है आपकी प्रैक्टिकल्स का, जो आप परफॉर्म करेंगे वो प्लान ऑफ वर्क में होना चाहिए। और सिनॉप्सिस में प्लान ऑफ वर्क अगर इम्पोर्टेंस के नजरिए से देखें तो टॉप पर आता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिनॉप्सिस का। नेक्स्ट है रेफरेंसेस, ये डेफिनेटली जरूरी बात है। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिनॉप्सिस को लिखने के लिए आपने जितने भी स्रोतों का इस्तेमाल किया, चाहे वेबसाइट हो, आर्टिकल्स हो, जर्नल्स हो, बुक्स हो, कोई भी जिस जगह से आपने इंस्पिरेशन ली, जो भी पढ़ा,
उन सब का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी होता है आपकी सिनॉप्सिस में, क्योंकि कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिली। तो इनको नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इस हिसाब से ये एक किस्म का अभिवादन, धन्यवाद भी होता है जिन लोगों के लिए हमने जिनको रेफ़र किया। सो रेफरेंसेस में बेसिकली जो स्टाइल्स अपनाई जाती हैं वो वैंकूवर एंड हार्वर्ड है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड भी एक रेफरेंस स्टाइल होती है जिसे आप यूज़ करके जितने भी पार्ट्स के आपने सिनॉप्सिस के रेफर किए हैं उन सब का उल्लेख आप अपनी रेफरेंस की लिस्ट में, बिब्लियोग्राफी में कर सकते हैं। कोई भी सिनॉप्सिस अधूरी है अगर उसमें इन जानकारियों का विवरण नहीं है। ये बिल्कुल अंडरस्टूड और कॉमन सेंस है, फिर भी इसका उल्लेख करना मेरे लिए ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले जो शोध करता है उसका नाम, उसका जो पद है, अगर किसी स्टूडेंट हैं आप किसी कोर्स के तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो हैं या सीनियर रिसर्च फेलो हैं या साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं वो डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। किसके अंतर्गत आप ये कार्य कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से उनका एफिलिएशन, कहाँ पे आप ये कार्य कर रहे हैं, उनका डिटेल्स, नाम एंड ऑल्सो सिग्नेचर्स पूरी ऑफिशियल सील के साथ, क्योंकि इसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा कि हाँ आपकी सिनॉप्सिस को एक्सेप्ट कर लिया गया है आफ्टर कंप्लीट मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रोवाइजेशन। यहाँ पे बस कुछ अंतिम शब्द ये कि सिनॉप्सिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल होता है रिसर्च के प्रपोजल के लिए और इसे बहुत ही गंभीरता से सभी को प्रपोज करना चाहिए। औपचारिकता या फॉर्मेलिटी में नहीं लेना चाहिए कि आगे हम चेंज कर देंगे, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ की प्लानिंग आप करते हैं तो उसको आप अगर अच्छी तरह से प्रॉपरली प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे आउटकम मिलेंगे। सो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं एक सैंपल सिनॉप्सिस, यानी कि जैसा, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपकी सिनॉप्सिस कैसा दिखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक नोटिफाई करना चाहूँगा कि सभी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, उद्योग, प्रयोगशालाओं में अलग अलग किस्म के फॉर्मेट होते हैं। तो फॉर्मेट बेसिकली जो है नामकरण वगैरह या किस तरह से असेंबलिंग है वो चेंज हो सकती है, लेकिन हमने जो कंटेंट डिस्कस किए वो सभी तरह की सिनॉप्सिस में सेम रहेंगे। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं एक लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये फॉर्मेट फॉलो करें। आप अपने इंस्टीट्यूट के सुपरवाइजर, आपके रिसर्चर जो हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे डिस्कस करके बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं सैंपल सिनॉप्सिस। ये एक जनरलाइज मैंने लिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक सैंपल सिनॉप्सिस है जिसमें कि आप देख सकते हैं जो बेसिक डिटेल, जो कवरिंग पार्ट है, जो स्टार्टिंग जिससे होगी। तो उसमें सबसे पहले टाइटल आपका आ जाएगा, फिर कहाँ यूनिवर्सिटी एफिलेटेड, फिर किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप ये सिनॉप्सिस प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद गाइड एंड सुपरवाइजर, इसके बाद आपका नाम, डिटेल्स, इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें आप डाल किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा वो है प्लान ऑफ वर्क, कंटेंट्स, लिटरेचर रिव्यू, ये सारी चीजें जैसा कि हमने इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया, वो सारी डिटेल्स उसमें। ये कुछ डिटेल्स थी फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। तो एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड important aspiring candidates, and don't forget to subscribe the channel pressing the bell icon. Thank you.